नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 4 बज चुके हैं और ये वक्त होता है हमारे खास कार्यक्रम ये हुई ना बात का। मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। आज बात पाकिस्तान से आई उस सीमा हैदर की करेंगे जो अपने प्यार के लिए मुश्किलों की सारी सीमा लांघ कर भारत की सीमा में दाखिल हो गई हैं। अभी सीमा अपने प्रेमी सचिन मीणा के साथ ग्रेटर नोएडा में है, लेकिन सीमा और सचिन की इस जोड़ी ने अपने आसपास सवालों की ऐसी तमाम सीमाएं खींच दी हैं जिनके जवाबों की तलाश में एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो आज सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की सीमाओं की करेंगे बात, क्योंकि इस कहानी में केवल सवाल नहीं बल्कि कानून से लेकर मजहब और सरहदों की तमाम सीमाएं हैं। इस पर बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। मेहमानों के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पबजी बन गई लवजी। पबजी की सब्जी और लवर भी बन गए, पबजी लवर। कहने को ये कहानी सचिन और सीमा की प्रेम कहानी है, लेकिन इस कहानी में हजारों किस्से हैं, कई सवाल हैं और पेचीदगियां हैं। मसलन सीमा और सचिन के इश्क की दास्तां जैसी दिखती है, क्या वैसी ही है, या इस प्रेम कहानी के पीछे साजिशों का कोई गहरा राज है? फिलहाल ग्रेटर नोएडा का एक गांव मीडिया के कैमरों के अलावा कानाफूसी की जद में है। किसी को सीमा और सचिन की इस प्रेम कहानी से साजिश की बू आ रही है तो कोई इसे आपसी मामला बताकर कुछ कहने से बच रहा है। वो दोनों जाने ना, ये तो प्यार का मामला है, दोनों जाने अच्छा करा बुरा करा है। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो पूजा भी कर रहे हैं, तुलसा जी कर रहे हैं, वो मीट वगैरह वगैरह उन्होंने प्याज लहसुन तलक का छोड़ रखा है। फिलहाल सादा सिंपल खाना खा रही है, ऐसे नहीं है। घिया की सब्जी बनाई थी उन्होंने, और सचिन ने उन्होंने जो सचिन खा रहा है वही वो खाना खा रहा है। बड़े बूढ़ों ने ही, युवा ने भी अपनी भाभी का रूप में उसे अपना लिया। हाँ जी, अपना लिया। फिलहाल सीमा हैदर मूल रूप से पाकिस्तानी है, लेकिन हिंदुस्तान आते ही उनका अंदाज पूरी तरह बदल गया। हिंदू रीति रिवाजों के साथ सीमा ऐसा रच बस गई हैं मानो वो हिंदू संस्कारों को कब से जानती हैं। उर्दू सीमा की जुबान से गायब है, वो बड़े बूढ़ों के पैर छू रही हैं और धड़ल्ले से मीडिया के मुश्किल सवालों के जवाब दे रही हैं। खुद को जासूस कहे जाने का भी सीमा के पास सीधा जवाब है। जासूसी का सवाल उठाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं जासूस हैं आप? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी सच्चाई सामने आएगी तो फिर ही आप बात करेंगे। ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि अपनी बेटियों के साथ हूँ, मेरी मासूम बेटियां हैं, मेरा बेटा है। ऐसा होता तो मैं अकेली ही आती, शायद पहली बार में जब आई तभी आती। अगर यहाँ ऐसा होता तो मैं खुद चल के वकील के पास नहीं जाती। सीमा हैदर अपनी और सचिन की इश्क की जो भी कहानियां सुनाएं, लेकिन ऐसे कई सवाल हैं जो इस प्रेम के पीछे प्रेत की तरह पड़ गए हैं। पासपोर्ट से लेकर कई मोबाइल तक और वीजा से लेकर इतनी जल्दी भारतीय रंग में रच बस जाने तक कई सवाल हैं और यही सवाल कहानी को पेचीदा बनाते हैं। सब नोएडा में है, आपसे कह दिया जाए कि मेट्रो पकड़ करके आप जरा चले जाएं चांदनी चौक, नहीं जा पाएंगे आसानी से अगर आपको कोई ब्रीफ न करे। भारतीय नागरिक हैं, प्रबुद्ध हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं नहीं आसानी से जा सकता हूं जब तक कि मैं किसी से एक दो लोगों से सहायता न लूं, पूछूं ना। लेकिन सीमा जी वाह, 4 बच्चों के साथ नेपाल पार करके रघुपुरे में आ जाती हैं। अंग्रेजी अच्छी बोलती हैं, हिंदी भी अच्छी बोलती हैं, सिंधी भी अच्छी बोलती हैं, और अगर 5वीं क्लास पास है, जो कि मुझे, तो अपने आप को उन्होंने अपनी शिक्षा के ऊपर बहुत बहुत उसके ऊपर प्रयास किया है, जो कि संतोष का विषय है। लेकिन जो आप इतने प्रबुद्ध पत्रकार हैं, सीमा कहती है कि मैंने नेपाली लड़कियों से दोस्ती करके उनके फोन के हॉटस्पॉट के माध्यम से सचिन से वार्ता की। हॉटस्पॉट क्या होता है, और अगर आपने पास सिम कार्ड था तो आपने अपने हॉटस्पॉट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आपने दूसरे के फोन का हॉटस्पॉट लेके वाईफाई कॉल क्यों किया, व्हाट्सएप कॉल क्यों किया? ये सवाल वही दे सकता है जिसके पीछे किसी अभिसूचना वाले ने, किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कहा था कि जब कभी कोई संदिग्ध कॉल अंतर्राष्ट्रीय करो, अपने फोन से मत करना। जाहिर है सीमा और सचिन को ऐसे तमाम सवालों से गुजरना है जिनके जवाब मुश्किल हैं। यही नहीं, जिस शादी की बात दोनों कर रहे हैं उसकी राह भी आसान नहीं है। देखिए, चाहे हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर लें या स्पेशल मैरिज एक्ट की बात कर लें या फिर जो मुसलमानों का शरीयत एक्ट है उसकी भी बात कर लें, तो कहीं भी ऐसा प्रोविजन नहीं है कि एक शादीशुदा जोड़ा शादी में रहते हुए दूसरी शादी कर ले और वो वैलिड हो। तो इन दोनों की, जो सचिन और सीमा है, इन दोनों की शादी वैलिड होने का कोई सवाल नहीं उठता अगर वो किसी
कन्वेंशनल तरीके से शादी करते हैं, जैसे मंदिर में शादी कर लें या कहाँ जहाँ भी कर लें, तो उनकी शादी जो है नल एंड वॉइड ही होगी कानूनी तौर पर। चाहे वो सीमा हैदर के पुराने तमाम टिकटॉक वीडियो हो या फिर सीमा और सचिन के इश्क का नया अफसाना, हर तस्वीर में सवाल ही सवाल हैं। क्योंकि जैसे जैसे सीमा की जिंदगी के राज से पर्दा उठ रहा है, कहानी पेचीदा होती जा रही है और ये सवाल भी बड़ा होता जा रहा है कि पबजी से शुरू हुआ ये प्रेम का किस्सा अभी क्या क्या करवटें लेगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया और अरुण त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बहुत कम ऐसी खबरें होती हैं, बहुत कम ऐसे मामले होते हैं जो अपने में इतना कुछ समेटे हुए होते हैं। अगर इस प्रेम कहानी की ही हम बात करें तो इसमें रोमांस है, रोमांच है, रहस्य है, इसके अंदर दिल है, इसके अंदर दिमाग है। तमाम पहलुओं को टटोलेंगे, विस्तार से हमारे साथ मौजूद रहेंगे खास मेहमान। सबसे पहले मेहमानों से परिचय आपका करवा दें। हमारे साथ मौजूद रहेंगे अरविंद कुमार जैन साहब, जो कि डीजीपी रहे हैं यूपी के। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगी रेखा अग्रवाल जी भी सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंबर जैदी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं और इस किस्म के मामलों को करीब से देखती समझती आई हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया भी रबुपुरा गांव से मौजूद रहेंगे, जहां इस समय सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीमा और सचिन, ये प्रेमी जोड़ा जो पबजी पे मिला, उसी गांव में रहता है। सबसे पहले मैं अरविंद जी का यहां पर रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, वो कौन सी ऐसी बात है जो आपको खटक रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं, कह रहे हैं कि दिल का मामला है, सीमा ने कमाल कर दिया, लेकिन दिमाग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिमाग से सोच रहे हैं और उनको कुछ खटक रहा है। एक पुलिसमैन होने के नाते आपको क्या खटक रहा है इस कहानी में? देखिए, मैंने भी इस पे विचार किया है सभी एंगल से। जो उसके पास विभिन्न पासपोर्ट्स की बात बताई जाती है, टूटे मोबाइल की बात बताई जाती है, और भी कई बातें हैं जो उसके खिलाफ जा रही हैं। अगर वो, मेरा ये मानना है कि अगर वो एक एजेंट होती तो कोई भी उसके पास जो मोबाइल मिला, डॉक्यूमेंट्स मिले, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना दिखी होती, क्योंकि बाकायदा उसको ट्रेन करके, प्रशिक्षित करके उसके पास जो सामग्री मिलती वो बिल्कुल नपी तुली होती और ऐसी होती कि उस पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगा सके। जी। दूसरा मेरा मानना है कि जिसके साथ वो विवाह करना बता रही है, वो किसी ऐसे ओहदे पे नहीं है कि वो उसके साथ रहकर कोई जासूसी, कोई सीक्रेट्स हासिल कर सकती है, डिफेंस सीक्रेट्स हासिल कर सकती है, यहाँ से बैठकर कोई स्पाइंग कर सकती है। वो ऑलरेडी इतना पब्लिक ग्लेयर में आ चुकी है और ऐसे घनी बस्ती में रहती है जहां चारों तरफ लोगों का जमावड़ा है। तो ऐसे में एक महिला के द्वारा किस प्रकार से स्पाइंग की जाएगी, किस प्रकार से कोई डिफेंस के सीक्रेट्स को बाहर भेजा जाएगा, मुझे नहीं लगता। कोई ग्रेटर नोएडा कोई ऐसी जगह नहीं है जो एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो और कोई बहुत फेमस डिफेंस स्पॉट हो। मतलब अरविंद जी, आप ये कह रहे हैं आपको ये दिल का मामला ज्यादा और दिमाग का मामला कम लग रहा है? मेरा ये मानना है कि अभी इसमें कोई ओपिनियन फॉर्म करने के बजाय हमको इंतजार करना चाहिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जो जांच कर रही हैं, इसमें एनआईए, आईबी सभी इन्वॉल्व हैं, रॉ भी इसको देख रही है, तो इसको देख लें पहले। अगर कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि इसका भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, इसको कोई प्रशिक्षण दिया गया है, तो मैं समझता हूं तत्काल डिपोर्ट कर दिया जाना चाहिए, चाहे उसके कॉन्सिक्वेंसेस वहां पर उसके लिए या उसके परिवार के लिए पाकिस्तान में कुछ भी हो। और अगर ऐसा नहीं है जी, तो हमें थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी से चलना चाहिए। चलिए, मैं आपके पास आता हूं। मैं सीधे रुख करना चाहूंगा रेखा अग्रवाल जी का। रेखा जी, इस पूरे मामले के अंदर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इलीगली ये इंडिया में दाखिल हुई हैं, दुबई, वाया दुबई, फिर नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई और इनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है। 1% को ये मान भी लिया जाए कि कोई सस्पिशियस या डाउटफुल इनकी संलिप्तता नहीं है, उस सूरत में भी क्या इनको लीगल कोई राइट होगा भारत में स्टे करने का, या फिर कानून अपना काम उस किस रूप में करेगा? देखिए, इनका बिल्कुल भी कानूनी अधिकार नहीं है इस देश में रहने का। मैंने पहले स्पीकर को भी सुना, अरविंद जी को भी सुना, जहां पर उन्होंने कहा कि दिल का मामला ज्यादा लगता है, दिमाग का नहीं है ये। बहरहाल जो भी बात हो ना, उनका चाहे वो सिर्फ अपने ये जो उन्होंने कहानी रची है कि वे फलानी व्यक्ति के साथ में प्रेम हो गया और ये हो गया वो हो गया,
परंतु जो भारत का जो संविधान है उसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति देश में रहना चाहता है तो उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसके आधार के ऊपर वो एंट्री लेता है। जी। जैसे कि उसके बाद अगर आप देश के नागरिक तो हो नहीं, तो ये जो सीमा है कि देश के भारतीय नागरिक नहीं है, और अगर आप विजिटर के रूप के अंदर हमारे देश में आते हैं तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर पासपोर्ट होना चाहिए, परमिशन होनी चाहिए देश के अंदर रहने के लिए। तो वो किस तरीके से हमारे देश के अंदर आई है वो तो खुद ही एडमिट कर रही है कि वो गलत तरीके से आई हैं। जी। तो गलत तरीके से रहने के कारण बहुत सारे, मतलब ये तो क्या, बहुत सारे हमारे देश के अंदर बांग्लादेशी, रोहिंग्या, बहुत सारे लोग हैं जो रह रहे हैं इस तरीके से। पर बहरहाल ये लोग सब इलीगल हैं, ये इलीगल है, गैर कानूनी, उनका यहाँ पर कोई भी औचित्य नहीं है हमारे देश के अंदर रहने का। जी। चाहे वो किसी भी भावना से आई हो, चाहे वो अपने कोई प्रेम की जो कहानी बताई गई है उसके चक्कर में आई हो, चाहे वो किसी संदिग्ध गैर कानूनी वजह से आई हो। पर बहरहाल सबसे बड़ी बात है कि जहां पर जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके तहत, भारत के संविधान के तहत उनका हमारे देश में रहने का कोई भी कानूनी औचित्य नहीं है, चाहे वो कितनी भी अपनी कहानी बना रही है। उनको रेखा जी, आप कह रहे हैं कि कानूनी कानूनी हक उनको बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वैध डॉक्यूमेंट के साथ वो नहीं आए हैं। जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इलीगली भारत में आए हैं, गैर कानूनी तरीके से जिन्होंने सीमा क्रॉस की है। आपने खुद रोहिंग्याज का जिक्र किया, आपने खुद बांग्लादेशियों का जिक्र किया, लेकिन वो भी रह रहे हैं ये जानते हुए, हमारी एजेंसियां भी जानती हैं कि इलीगल है, गैर कानूनी तरीके से यहां पर रह रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें डिपोर्ट नहीं किया जा सका है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया बांग्लादेशीज का या रोहिंग्यास का, जो बॉर्डर पार करके इस तरीके से आ गए, जिन्होंने अपने जिसको लिटरली जो कहते हैं ना कि अपने कैंप्स बना लिए हैं, अपने छोटे से गांव जो है वो बना लिए हैं। तो हमारी सरकार ने अभी उनके खिलाफ भी नहीं किया, पर जो वो नहीं किया, वो इसको जो है इसको जो कानून की नजर से देखें तो सरकार ने अगर उनको निकालने के अंदर चूक कर दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको निकालने के अंदर अपने आप भी उनको चूक करनी पड़ेगी। वन रॉन्ग डज नॉट मेक इट ऑटोमेटिकली राइट। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जांच के बाद ठीक लीगल एक्शन जो है, जो कानून कहे उस कानून सम्मत बात यहां पर होनी चाहिए। मैं आपके पास आता हूं रेखा जी, आपसे और भी पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। फिलहाल इस समय मैं सीधे रुख करना चाहूंगा हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया हमारे साथ रघुपुरा गांव से मौजूद हैं। मनीष, आप सुबह से वहां पर मौजूद हैं, सुबह से हम देख रहे हैं गांव में काफी हलचल है। क्यों लोगों का इंटरेस्ट इस खबर में इतना बना हुआ है, इस जोड़े में इतना बना हुआ है? लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है? लोग किस नजरिए से इसको देख रहे हैं? क्या लोगों के जहन में भी शक सुबह है या फिर लोग एक्सेप्ट कर चुके हैं सीमा को? बिल्कुल, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है और इन्हीं सवालों के जवाब मैं सुबह से यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये कि सुबह जब हम यहाँ पहुंचे थे तो सुबह से अब शाम हो चली है और तस्वीर थोड़ी सी बदल गई है। क्यों बदल गई है? क्योंकि सुबह जानकारी लोगों को ये थी कि सीमा और सचिन घर पर मौजूद है। मैं इस वक्त उसी गली में हूँ जहाँ पर उनका घर है और जहाँ आप ये थोड़ी बहुत भीड़ देख रहे हैं, यही सचिन का घर है जहाँ पर सीमा रह रही है। लेकिन सुबह से ही दोनों अपने घर में मौजूद नहीं है। हमारी भी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। लोगों का ये कहना है कि वो दवा लेने के लिए बाहर गए हैं लेकिन अभी तक लौटे नहीं है। सुबह से शाम हो गई तो मामला साफ है कि वो सिर्फ दवा लेने नहीं गए बल्कि वो अपने घर के बाहर जो पीपली लाइव बन चुका है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच वो तमाम सारे लोग, लोकल लोग तो सीमा से मिल चुके, बहुत सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं सिर्फ सीमा को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, वो अब थोड़ा सा यहाँ निराश जरूर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आप कहाँ से आए? मेरा नाम मुकेश है जी। कहाँ से आए आप? मैं धनकौर रेलवे स्टेशन से आया हूँ। धनकौर से आए आप? तो सिर्फ मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए? हाँ, मिलने के लिए भी आए, अपने कुछ विचार रखने के लिए भी आए। क्या विचार रखने बताइए? विचार इसलिए रखने के आएंगे जो कि पब्लिक ये कह रही है कि भाई इस तरीका से जासूसी है, पूरी जांच पड़ताल गवर्नमेंट कर रही है, उसके बाद में इतना सब कुछ होने के बावजूद में भी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में उन्होंने स्वीकारा, तो अच्छी बात है ना। जांच अभी कहाँ पूरी हुई? तो बहुत इनिशियल स्टेज पे कोर्ट ने भी जो रिहा करा, किसी सोच समझ के ही तो रिहा करा है। कुछ लोग का मानना ये कि जासूसी है, वो है, कुछ विपक्ष भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई ये गलत। बताइए, आपको पता है वो भारत कैसे पहुंची? ये बाहर कहाँ से भारत कैसे पहुंची? वो दुबई के साथ, दुबई से नेपाल, नेपाल से यहाँ इंडिया में।
नेपाल से इंडिया में चलिए आई, मनीष लेकिन कुछ और मनीष बता मनीष सकते हैं। मनीष 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 आपसे एक सवाल यहां पर हम जानना चाहेंगे। आपने कहा कि अब वो घर पर नहीं है, सचिन और सीमा दोनों ही घर पर नहीं है। क्या केवल वो लोगों की इस भीड़ से बचना चाहते हैं, या फिर जो कहा जा रहा है कि पुलिस वाले वहां पर मौजूद रहेंगे, पुलिस वालों की निगरानी में रहेंगे, या फिर किसी पूछताछ के सिलसिले में वो घर से बाहर गए? जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात है कि जब तक उन्हें घर में होना था तब तक पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर होनी थी, खासकर ऐसे मामले में जहाँ पर लगातार मीडिया के लोग पहुंच रहे हैं। लेकिन आज सुबह से ही मैंने आपको बताया कि जब से हम भी यहाँ पहुंचे हैं तब से सीमा और सचिन घर पर मौजूद नहीं है, और उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पर एक भी पुलिस वाला भी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, एक भी पुलिसिया इंतजाम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसी कोई सुरक्षा दिखाई नहीं पड़ेगी जो लोगों को कंट्रोल करती हो, भीड़ को कंट्रोल करती हो। मतलब ये है कि एक तरफ ये इशारा ये जरूर करती है कि सीमा और सचिन पुलिस की जानकारी में ही यहाँ से गायब हुए हैं, और अब तो शायद काफी हद तक ये तय माना जाए कि वो दवा लेने तो नहीं गए हैं। अगर वो दवा लेने गए होते तो अब तक लौट आए होते, लेकिन सुबह से शाम हो गई है, वो नहीं लौटे हैं, तो मतलब साफ है कि अब कहीं ना कहीं वो या तो खुद चाहते हैं मीडिया से कि वो बात ना करें। चलिए पुलिस मैं आता हूं आपके पास मनीष। मैं सीधे यहां पर अंबर ज़ैदी का रुख करना चाहूंगा। अंबर जी, लगातार सीमा से जब बातचीत हो रही है वो एक ही गुहार लगा रही है कि उसे पाकिस्तान ना भेजा जाए, उसे हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए, पाकिस्तान में उसकी जान को खतरा है। वो लगातार मानवीय आधार, मानवीय संवेदना को अपनी रिहाइश का यहां पर आधार बनाना चाह रही है। लेकिन जब ऐसे मामले आते हैं जिसमें एक तो इलीगल उनका यहां पर भारत में आना हुआ है, ऐसे में क्या ह्यूमन ग्राउंड एक वजह बनता है? आप जब ऐसे लोगों से मिली हैं, ऐसे लोगों के केसेस को आपने देखा है, तो क्या ह्यूमन ग्राउंड सरकार के कंसिडरेशन में होता है? देखिए, अगर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तान ही भारत में आने के लिए, अगर कम से कम आधी आबादी की बात कर लें तो कम से कम आधी आबादी इस आधार पर भारत में आने के लिए इस लायक बन जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें कानूनी उसको प्रावधान को ध्यान में रखते हुए और देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोचने की ज्यादा जरूरत है। हालांकि हम सब जान रहे हैं और देख रहे हैं कि एक बड़ा तबका प्यार मोहब्बत और एक लव स्टोरी का एंगल इसमें देख रहा है और कह रहा है कि मोहब्बत के नाम पर उसको यहाँ पे रहने दिया जाए। जांच करने का काम जांच एजेंसियों का है, लेकिन बहुत सारे शुबहा जरूर उठते हैं कि एक 5वीं पास एक महिला जो कराची में या सिंध में कहीं रहती है और उसको कई सारी भाषाएं आती हैं, कितने कॉन्फिडेंटली मीडिया का सामना कर रही है, वो डुअल मीनिंग क्वेश्चंस को भी समझ रही है, इंटरवेंशन भी कर रही है, सवालों के जवाब दे रही है, कैमरा फ्रेंडली है, उसको सारी चीजें टेक्नोलॉजी की आती हैं, हिंदी को हम लोग जैसे बोलती हैं। यहाँ तक कि हमारे अगर भारत के दूसरे राज्यों से लोग आकर इससे हिंदी स्पीकिंग उसमें आते हैं एरिया में, तो उनके भी MTI आता है, लेकिन उसके कहीं पे भी इतनी फ्लुएंट हिंदी और इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है। तो बहुत सारे सवाल जरूर खड़े उठते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आते ही उन्होंने हिंदू धर्म अपनाने की बात कही, तो ये एक साजिश हो सकती है सोची समझी कि एक प्रॉपर प्लानिंग या गाइडेंस में वो आई हूँ कि आप भारत जाकर ये ऐलान करें कि आपने धर्म बदल दिया है, तो पाकिस्तान में उनके ऊपर ब्लास्फेमी का लॉ लग जाता है, तो मतलब उनके ऊपर मौत की सजा मिल जाएगी, फतवे निकल जाएंगे, या जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से भी उनको सजाए मौत मिलेगी। तो ये सारी प्लानिंग मुझे जहां तक समझ में आता लगता है कि वो इस आधार पर भारत में उनको रहने दिया जाएगा, या इंटरनेशनल लॉ या उसके हिसाब से वो खुद को भारत में रहने के लिए। मैं आता हूं अंबर आपके पास, मैं आपके पास आता हूं। और लगातार सीमा के यहां आने के बाद एक सवाल लगातार लोगों को परेशान कर रहा है कि एक ऐसी महिला जो पाकिस्तान जैसी रिजिड सोसाइटी में रहती है, जहां पर महिलाओं के आने जाने, बाहर निकलने, पढ़ने लिखने तक पर बहुत सारे पहरे पाबंदियां होते हैं, ऐसी महिला जो कि एक ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी है, वो कैसे 2 देशों की सीमा को लांघकर तीसरे देश में प्रवेश करती है बिना वैध डॉक्यूमेंट के? ये सवाल अक्सर उठता रहा है इस पूरे के पूरे मामले के सामने आने के बाद। इसका जवाब खुद सीमा ने दिया है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि सीमा ने क्या कहा, कि वो भारत कैसे पहुंची। वहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ कराची शहर में, वहाँ हर चीज़ है। पहले तो मैंने आधार कार्ड बना, क्योंकि ना मेरे पास आधार कार्ड थे, ना बच्चों के कोई कागज़ थे, ना मेरे पास पासपोर्ट थे। जब मैंने सचिन के पास आने का सोचा, हमारी मुलाकात का सोचा मैंने, तो सबसे पहले मैंने आधार कार्ड के लिए बनवाया, आधार कार्ड के बाद पासपोर्ट बनवाए। वहाँ सब ऑफिसें हैं ऐसे, जिससे आधार कार्ड बनवाया तो उससे पूछा भैया पासपोर्ट कहाँ बनेंगे,
यहाँ बेफाम कहाँ बनेंगे, यहाँ यूनियन काउंसिल वाले ऑफिस कहाँ हैं जहाँ ये बनते हैं कोई सर्टिफिकेट, वो काम ऐसे पूछ पूछ के सर मैंने किया है। कोई इतनी वाकई मेरी तालीम इतनी नहीं है, लोगों ने हेल्प बहुत करी। जैसे मुझे लिखना नहीं आता था, उन्होंने मुझे लिख कर दिया, फॉर्म भर के दिए। बहुत मुश्किलों से ऐसा हुआ। और रही बात यहाँ तक आने की, तो नेपाल तक का मेरे पास वीज़ा भी था, पासपोर्ट भी था, टिकट भी थी सर। और ये दुबई लोग कह रहे हैं कि दुबई में मैं उतरी थी, कहीं मैं और गई नहीं, मैं दुबई के एयरपोर्ट में उतरी, फिर दूसरे जहाज़ में बैठ के मैं काठमांडू आई थी। लोग कह रहे हैं कि दुबई गई, ऐसा हुआ, ऐसा वैसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान से सीधा नेपाल जहाज़ नहीं उड़ते, तो इसलिए ऐसा मुझे दुबई से यहाँ काठमांडू आना पड़ा। और सिर्फ एक ही था नेपाल और भारत का बॉर्डर, जहाँ पे मेरे पास वो कागज़ नहीं थे, पर सचिन मेरे पास थे। तो सचिन ने जब मैंने टिकट कराई तो इनकी उनसे बस वाले से बात करवाई, तो इन्होंने कहा कि मेरे बच्चे आ रहे हैं तो आप इनका ध्यान रखिएगा, और इन्होंने मेरे उनसे बात करी, तभी मैं सर आ पाई। अरविंद जी का सीधे मैं यहां पे रुख करना चाहूंगा। अरविंद जी, आप कह रहे हैं कि अगर कोई एजेंसी या कोई दिमाग इसके पीछे होता तो सब कुछ इतना बिखरा बिखरा, इतना फैला फैला, इतना ओपन ना होता, इसके पास बहुत कुछ लिमिटेड होता, स्क्वीज्ड होता, चीजें छुपी हुई ज्यादा होती और बहुत ज्यादा इस तरीके से वोकल नहीं होती सीमा। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है तो जो सामने शक के दायरे में है उसकी बातों को क्रॉस चेक किया जाता है। अब सीमा बता रही है कि उन्होंने लोगों की मदद ली पासपोर्ट बनवाने में, उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई करने में लोगों की मदद ली, उन्होंने डॉक्यूमेंट्स तैयार कराने में लोगों की मदद ली। अब सवाल यह है कि जब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी या कोई भी एजेंसी अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी तो क्रॉस चेक कैसे होगा, क्योंकि ओरिजिनेशन जो ओरिजिनेट हो रही है इस पूरी की पूरी कहानी, जहां से इसका ओरिजिन है वो पाकिस्तान है। आपका कहना सही है। जो और रेस्पेक्टेड स्पीकर्स हैं, मैं उनकी बात से भी सहमत हूं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोकल पुलिस को अपने काम करने देना चाहिए। और मुझे कोई ऐसा नहीं कोई एंगल प्रतीत होता जिसमें कि ये देश के लिए खतरा बन सकती है, या डिफेंस सीक्रेट्स को या कोई नेशनल सीक्रेट्स को ये लीक कर सकती है। एक महिला होने के नाते, और वो भी इतना बहुचर्चित फेस, ये ना कहीं जा सकती है। 4 बच्चे साथ में छोटे लेकर आई है। जो बच्चे लेकर आना है, मेरा एक ये भी मानना है कि अगर कोई महिला स्पाइंग के दृष्टिकोण से आती तो वो बच्चों को छोड़कर आती, कि मैं सब छोड़कर वहां से यहाँ आ गई हूँ, और वो अपने बच्चों को साथ लेकर आई है। और जो भी खामियां हैं उसके पेपर वर्क में और सब चीजों में। अरविंद जी, यहाँ पर यह भी तो होता है, जो खुफिया एजेंसियों के काम करने का तरीका है कि वो बहुत सारे कवर्स तैयार करते हैं, बहुत सारे फेसेस तैयार करते हैं, बहुत सारे उनके इफ्स एंड बट्स के साथ वो बहुत सारी चीजों को तैयार करते हैं। तो मतलब इस दायरे में सोचना सही नहीं है क्या? नहीं, वो आपका सोचना बिल्कुल सही है। मैं भी उस दृष्टिकोण से सोचता हूं, मैं भी इस मामले में सेंसिटिव हूं। पर मेरा ये मानना है कि डिपोर्ट करने से पहले एक बार एक ओपिनियन बन जाए इंटेलिजेंस एजेंसीज की भी, क्योंकि हमारे लोग वहां पाकिस्तान में भी हैं, वो सब पता चल जाएगा। सारे बहुत से मीडिया के वहां पे संवाददाता भी हैं। धीरे धीरे सारी बातें पता चल जाती हैं और एक रुख समझ में आ जाता है कि किस कंट्री का क्या रुख है। मैं समझता हूं कि कुछ दिन और इंतजार करेंगे तो पिक्चर स्वतः क्लियर हो जाएगी। मुझे ये कोई कंट्री के लिए कोई खतरा नहीं नजर आ रही है। इतना वीक हमारा कंट्री नहीं है, इतने वीक हमारे एस्टेब्लिशमेंट्स नहीं हैं कि ये यहाँ रहकर के कोई एक चुनौती बन जाएगी। आता हूं अरविंद जी, मैं आपके पास सीधे हम रुख करेंगे रेखा जी का। रेखा जी, एक सवाल लोगों के जहन में और उठ रहा है, अगर कानून के दायरे में बात होती है और कानून के नजरिए से इस पूरे मामले को टैकल किया जाता है, तो उस सूरत में आप लोग ये जानना चाहते हैं कि केवल डिपोर्ट ही किया जाएगा या फिर भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत सजा की भी गुंजाइश होती है इसमें? देखिए, अगर सबसे पहली बात तो डिपोर्ट होना तो 100% ऐसे केस के अंदर इनको डिपोर्ट करना ही पड़ेगा। पर क्योंकि उन्होंने हमारे देश के अंदर आके ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, अभी तक फिलहाल ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने गलत काम किया है, तो ऐसा नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे केस के अंदर सीमा को हमारे देश के कानून के तहत उसको कोई सजा दी जाएगी। सीधा जो काम किया जाएगा उसको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पे उन्होंने कोई क्राइम किया होता, कोई भी तरह का उन्होंने कोई इंडियन पीनल कोड के तहत उन्होंने कोई क्राइम किया होता,
तो जरूर हमारे देश के अंदर उनको जेल भी हो सकती थी और उनके ऊपर केस की कार्रवाई होती। पर अभी फिलहाल जो सबसे बड़ा जो उन्होंने गलत काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हमारे देश के अंदर एंट्री करी है। तो उनको डिपोर्ट करना ही जो सबसे बड़ा जो हमारी एजेंसीज को जो करना चाहिए ऐसे केस के अंदर, उनको तुरंत जो है कानून के दायरे के अंदर रख के उनको डिपोर्ट करना चाहिए। उनका मकसद कोई भी हो सकता है हमारे देश के अंदर आने का, चाहे वो एक लव स्टोरी थी या कोई वो जासूसी करने के तरीके से आए थे। अभी इसके अंदर कहना जो है वो बहुत जल्दी होगी, इसके अंदर हम कुछ कमेंट नहीं करना चाहेंगे। बट ये बात बिल्कुल उसमें कोई दो बात नहीं रह जाती कि वो गैर कानूनी ढंग से हमारे और देश ये में एंट्री आधार करी है। बनाता है डिपोर्ट करने के लिए। चलिए मैं आता हूं रेखा जी आपके पास, मैं सीधे मनीष का रुख करना चाहूंगा जो रब्बूपुरा में इस समय मौजूद हैं। मनीष, ये तो आपने बता दिया कि लोग काफी उत्सुक हैं, काफी रोमांचित भी हैं इस बात को लेकर कि सीमा उनके गांव में मौजूद है, उसको देखने के लिए, इस जोड़े से मिलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए लोग यहां पर आ रहे हैं। लेकिन हमें यह भी पता चला है कि हाल फिलहाल में पबजी का ट्रेंड काफी बढ़ गया इस गांव के अंदर, लोग भी पबजी खेलने लग गए। क्या वजह है इसकी? यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे पूछ लेते हैं। और ये कुछ बच्चे हैं जो कि अभी सीधे स्कूल से ही यहाँ आ गए हैं। क्या नाम है आपका? प्रियांशु। किस क्लास में हो आप? मैं 12th में हूँ। अच्छा, तो प्रियांशु ये बताइए कि आप, ये पूरी कहानी पता है आपको, आप मिलने आए थे, उन्हें देखने आए थे? मैं देखने के लिए आया हूँ। अच्छा, तो आप देखने के लिए आए हैं? हाँ, स्कूल से यहाँ? हाँ। अच्छा ठीक है। ये पबजी खेलते हैं आप? नहीं। पबजी नहीं खेलते? पहले खेलता था, अब नहीं खेलता। तो पहले खेलते थे, अब नहीं खेलते? हाँ। जी ठीक है। पबजी कौन खेलता है यहाँ पे? पबजी नहीं खेलते। खैर, किस तरह से सीमा यहाँ पहुँची है, आपको लग रहा है कि सब ठीक ठाक है, प्यार के लिए ही आई हैं या फिर कोई और बात है? नहीं सर, कोई पता नहीं है, अभी इसमें डिस्कस ही है। कोई पता नहीं है कि प्यार के लिए आई हैं या किस लिए आई हैं। चलिए मैं मनीष आता हूं आपके पास, मैं आपका रुख करूंगा, सीधे मैं अरविंद जी के पास यहां पे जाना चाहूंगा। अरविंद जी, अगर हाल फिलहाल में देखें तो ये ऑनलाइन गेमिंग एक बड़े फैक्टर के तौर पर उभर कर सामने आई है अलग अलग मसलों में। हमने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण का मसला देखा, हमने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए फ्रॉड के मसले देखे, हमने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ही आज से 1 साल पहले की घटना है जब एक लड़की और पाकिस्तान से इसी तरीके से आ गई थी। अभी हाल फिलहाल में एक खबर और आ रही है कि हैदराबाद का कोई सरकारी कर्मचारी है, वो भी ऑनलाइन तरीके से ही किसी एक लड़की के झांसे में था, कुछ डॉक्यूमेंट्स उसने शेयर किए हैं। तो ये ऑनलाइन गेमिंग आज के दौर में कितना बड़ा फैक्टर है? क्या इन तमाम घटनाओं को आप इत्तेफाक के तौर पर देखते हैं या फिर आपको लगता है कि कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसको एक मॉड्यूल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं? जो मॉड्यूल होते हैं, जो एक्सपोज भी हुए हैं, गाजियाबाद में हुआ है, अन्य स्थानों पर हुए हैं, वो उनकी मोडस ऑपरेंडी बिल्कुल फर्क होती है। वो या तो धर्मांतरण के लिए प्रयास कर रहे होते हैं या फिर विदेश जाने के लिए, इराक, सीरिया, उधर जाने के लिए आपको प्रेरित कर रहे होते हैं, आपको इस्लाम के संबंध में बता रहे होते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बता रहे होते हैं। यहाँ ऐसा मुझे कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है। ऑनलाइन गेमिंग जो है इसके, ये तो खैर पूरे वर्ल्ड ओवर इसका प्रचलन बढ़ रहा है और जो नई जनरेशन है वो इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होती है। और कंप्यूटर, क्योंकि बहुत सा समय उनका कंप्यूटर पे गुजरता है, तो धीरे धीरे वो इन सब चीजों को स्पेयर टाइम में, पहले जैसे आउटडोर गेम्स हुआ करते थे, अब वो आउटडोर गेम्स कम होके वो इंडोर ये सब शुरू हो गया है। तो मैं तो इसको अच्छा डेवलपमेंट नहीं मानता हूँ कि आप हर समय कंप्यूटर पे बैठे हैं और गेम्स खेल रहे हैं। पर एक जनरेशन है, जनरेशनल गैप है और लोग इसको कर रहे हैं और बड़ी संख्या में कर रहे हैं। जो जिसकी आप बात कर रहे हैं वो डेंजरस डेवलपमेंट है और उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन इस प्रकार के जो हैं वो फियर फैक्टर पैदा करके, जैसे वो गाजियाबाद में हो रहा था, जो गाजियाबाद पुलिस ने एक्सपोज किया, कुछ हिंदू लड़कों को उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था, इतना भयभीत कर दिया था। मैं आता हूं अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं। और एक बात लगातार ये भी सीमा को लेकर उठ रही है, उसकी भाषा को लेकर। ये कहा जा रहा है कि वो 3-4 भाषाएं बोलना जानती है, अब केवल 5वीं पास से ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। तो इस सवाल पर भी सीमा का नजरिया सामने आया है। अब देखते हैं कि इस भाषा के सवाल पर सीमा क्या कहती है, क्या सोचती है। ये तो हर कोई आमतौर पे ये दुनिया में चल रहा, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा ना,
सर वो भी ये थोड़ी बहुत बोल लेगा। और मैंने कभी भी मैं अंग्रेजी मुझे अच्छी लगती थी शुरू से लेकर अभी की नहीं। जब मेरे भाई पढ़ते थे या मेरे कज़न पढ़ते थे उनकी डिक्शनरी मैं उठा के पढ़ती थी, वहाँ उर्दू में ही अंग्रेजी भी लिखी होती थी, उर्दू में ही मतलब, क्योंकि उर्दू में अच्छी पढ़ लेती हूँ और ये मेरा शौक था। सर पहला शब्द मैं गो टू हेल सीखी थी, मैं और मेरी बड़ी बहन, हम सबको गो टू हेल की हम पर एक गाली है तो दिया करते थे। इस तरह एक एक शब्द हम सीखे थे और एक साथ मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकती सर, ना मैं अंग्रेजी लिख सकती हूँ। चलते चलते रेखा जी का मैं यहां पर रुख करना चाहूंगा। रेखा जी, बहुत संक्षेप में जरा बता दीजिएगा, क्योंकि सीमा को अंदेशा यह है कि अगर उसे भेजा जाता है, वो जाना नहीं चाहते, अगर भेजा जाता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। जब ऐसे मामलों में डिपोर्ट किया जाता है किसी व्यक्ति को, तो क्या किसी गारंटी के साथ भी इसको डिपोर्ट किया जाता है? केवल सामान्य प्रक्रिया है कि हमारे इलाके में अवैध तरीके से आया था, हम भेज रहे हैं बस? बिल्कुल, अगर इनको डिपोर्ट किया जाता है तो भारत सरकार की कोई भी तरह की जिम्मेदारी नहीं है उनकी सेफ्टी की। वो हमारे भारत की नागरिक नहीं है, तो हमारी कोई कानूनी फर्ज या नैतिक फर्ज दोनों ही चीजें उनकी तरफ नहीं है। तो अगर इनके मन में अगर इस तरह का शुबा है कि इनकी जान को खतरा है, तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि ये बिल्कुल महफूज रहें, परंतु हमारी सरकार का और कानून के तहत हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका। साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने संवाददाता मनीष चौरसिया का, जो रबूपुरा गांव से हमारे साथ मौजूद थे। अरविंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक ऐसा दिलचस्प मामला बन चुका है जिसमें हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग नजरिया है और अपने अपने नजरिए से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से लोग इसको तौल रहे हैं। लेकिन इस कहानी का पूरा सच सामने आना बाकी है, इस कहानी का क्लाइमैक्स होना भी बाकी है, और जब तक ये नहीं होगा, ये लोगों की दिलचस्पी का केंद्र शायद ऐसे ही बना रहे।